अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। और आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ चौथा T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड चाहेगी कि वो इस मैच को जीतकर किसी तरह इस सीरीज में अपने पंजे गाड़े रखे, लेकिन पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो इस मैच को जीते और फिर न्यूजीलैंड का सफर तमाम हो जाए और पाकिस्तान ये सीरीज अपने नाम कर ले। अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, लेकिन कल के मैच में प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हो सका था और बारिश ने प्रैक्टिस सेशन मंसूख करवाया था। आज बारिश की क्या सूरत हाल है? रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नासिर नकवी साहब। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? नकवी साहब ये बताइएगा, कल प्रैक्टिस सेशन मुलतवी हो गया और आज के क्या कुछ हालात व वाक़यात हैं? क्या आज का मैच हो पाएगा? जी हसनैन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का चौथा T20 मैच आज रात 9 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। ठीक। दोनों टीमों ने गुज़श्ता रात पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे पर मुश्तमिल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना था, लेकिन बारिश की वजह से ये प्रैक्टिस सेशन मनसूख करना पड़ा। दोनों टीमें बारिश के बायस होटल से मूव ही नहीं कर सकी। ठीक। आज का मैच अब देखते हैं कि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशीन गोई भी की है कि मगरिब के बाद बारिश है, लेकिन आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो तमाम साइंसी हालात से बालातर है। जी जी। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का मैच हो जाएगा। ठीक। नकवी साहब, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से। आप क्या समझते हैं, कौन सी टीम आपको तगड़ी नजर आ रही है? क्या पाकिस्तान आज मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकता है? आज का मैच दोनों टीमों के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ये मैच जीतकर सीरीज में कामयाबी हासिल कर लेगा, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी। ठीक। यहाँ पे होम ग्राउंड और होम क्राउड का बहुत एडवांटेज है। इस बात का फैसला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मैदान में होगा कि फतह किसका मुकद्दर बनती है और शिकस्त किसके जिम्मे आती है। लेकिन मेरा यहाँ पर ख्याल है कि आखिरी मैच आपने देखा होगा कि बिल्कुल 4 रन से न्यूजीलैंड जीत पाई थी, तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान आज सीरीज जीत जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। और नकवी साहब तो कहते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी वो तो अभी तक जो है ना वो आसरे पे ही चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं शाकिर अब्बासी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनका साथ दे रहे हैं बहराम काजी जो कि ग्रास रूट क्रिकेट के लिए काम करते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे। शाकिर साहब, कल के दिन प्रैक्टिस सेशन तो ना हो सका, लेकिन क्या समझते हैं आज मैच हो पाएगा? पिंडी के मौसम के हवाले से आप देख लें कि ऑल ऑफ सडन जो है वो एकदम से मौसम भी ठंडा हो गया और बारिश भी बहुत तगड़ी हुई है। मुझे लगता है कि कल जो अच्छा खासा स्पेल है उसकी वजह से भी ग्राउंड अभी तक कम्प्लीटली ड्राई शायद अभी ना हो, लेकिन मज़ीद बारिश नहीं होती तो वेदर प्रोडिक्शन कोई इतनी ख़तरनाक भी नहीं है। तो T20 के लिए मार्जिन बड़ा होता है, छोटा मैच होता है, आप उसको मैनेज करके कहीं ना कहीं 10-15 ओवर में भी अगर कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो करा लेते हैं। तो होपफुली, क्योंकि ईद से पहले ये पहला मैच है पिंडी में, तो पिंडी वालों को एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मैच हो जाए। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा वेदर प्रिडिक्शन ख़राब नहीं है तो हो जाएगा मैच। ठीक। काजी साहब, आप हो सकता है? मैंने जब फोरकास्ट देखी थी तो कोई इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी, मगर फिर लेकिन मैंने जब फोरकास्ट देखी तो मुझे लगा कि 6 के बाद तो बहुत ज्यादा बारिश। वही ना, मुझे लगा कि काफी ज्यादा बारिश आ रही है, मगर उसमें कोई 100% या 90% वाला नहीं था, जरा स्कैटर्ड बारिश नजर आ रही थी हमें। तो उम्मीद यही करते हैं कि चलें, अगर 20 ओवरों का नहीं तो थोड़ा बहुत मैच हमें मिल सके, क्योंकि पिंडी का क्राउड डिजर्व करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट पिंडी में काफी देर बाद आ रही है। लास्ट टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड का दिसंबर में, तो नए साल के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट हो ही नहीं अभी फिलहाल रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में। और फिर पिंडी की क्राउड का तो हमें पता ही है कितने जज्बात हैं उनके और किस तरह आकर सपोर्ट करते हैं, हमेशा ग्राउंड भरते हैं। तो मेरा बड़ा दिल है कि आज चलें, 20 ओवरों का नहीं तो 10-12 ओवरों का सही मैच जरूर हो जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड की टीम पिंडी से ही भागी थी। टॉस हो चुका था, हम सब ग्राउंड में बैठे थे, जैम पैक स्टेडियम था और ऑल ऑफ सडन हेडलाइन चल रही है और अब सब लोग जो है बड़ा मेरी करियर में सबसे जो है ना तकलीफ दे दिन था मेरे लिए एज क्रिकेट जर्नलिस्ट। पूरे पाकिस्तान के लिए तकलीफ शौक था, पूरा क्राउड और पूरा आउट ऑफ नोवेयर वो अजीब तरीके से चला। मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि अब वापस आ गए हैं तो कम से कम सिक्योरिटी के मसले उनके हल हो गए हैं, तो बारिश से मसाइल उनके पैदा ना हो और एक अच्छा जो है वो आज
पिंडी क्राउड को, वो जो एक न्यूजीलैंड के साथ हमारा ताल्लुक टूटा था पिंडी वालों का, और जुड़ जाए। शाकिर साहब, पाकिस्तान बड़ा कन्विंसिंगली पहले 2 मैचेस जीता, वो तो हम पूछेंगे बयानाम से भी जब ये लाहौर में मौजूद थे। एक मैच हम 88 रन से जीते, दूसरा मैच हम 38 रन से जीते और फिर 4 रन से हम मैच हार गए। तो क्या समझते हैं अब यहाँ पर जिस तरह के मामलात आपको लग रहे हैं, क्या आज हम कमबैक कर सकते हैं? देखें, जिस तरह आपने बताया कि पहले बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड हारा, फिर उससे कम मार्जिन से हारा और फिर 4 रन से जीत गया, छोटे मार्जिन जीत गया, तो इससे ये लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम ने वो एक अपने आप को कंडीशन में एडजस्ट कर लिया है। क्योंकि जो भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान आती हैं, तो जो एशियन कंडीशन होते हैं उनको बहरहाल उनके लिए एक डिफरेंट होता है और एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। कि एक नई टीम थी, इनएक्सपीरियंस टीम थी, एक नया उनके अंदर जो है वो स्क्वाड भी नया था, तो वो एक आप उसे कह लें कम्बिनेशन बनने में वक्त लगता है। वो जो तीसरा मैच वो जीते हैं और जिस तरह से वो खेले हैं, पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट 55 पे 5 और शायद 90 पे 7 हो चुके थे, वो तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय चाचा जी, वरना तो हम बहुत आराम से बहुत दूर से मैच आ रहे थे। तो वो जो एक वापस कमबैक किया ना न्यूजीलैंड ने, एक तो उनका कमबैक भी और दूसरा मुझे जो लगता है उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया, अपना एक विनिंग कम्बिनेशन भी बना लिया है। वो जो गलतियां थी पहले 2 मैचों में उनसे सीखा भी है। अब वो स्ट्रांगली जो कमबैक किया वो अगले मैच पे आसान नहीं होने वाले पाकिस्तान के। काई साहब, लाहौर में आप मौजूद थे और लाहौर में आपने तीनों मैचेस कवर किए, अब आप इस्लामाबाद आए हैं, यहाँ पे भी कवरेज करेंगे। लेकिन लाहौर के पहले 2 मैचेस बड़ी कन्विंसिंगली जीती पाकिस्तान की टीम और आखिरी मैच नहीं जीत सकी। आखिरी मैच में कहाँ पर गलती हुई पाकिस्तान से और जो कि आज नहीं दोहरानी चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लाहौर में एक ट्रेंड चलता आ रहा था PSL से कि बैट फर्स्ट जो टीम करी थी उनको एडवांटेज मिल रहा था। शाहीन शाह अफरीदी ने इतने ज्यादा मैचेस एज कैप्टन भी लाहौर में इस तरह जीते, और ठीक है 1-2 मैच चेसिंग साइड भी जीती है लाहौर के अंदर, बट एक जनरल ट्रेंड था कि यू बैट फर्स्ट एंड विन। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में बैट फर्स्ट किया और बहुत कन्विंसिंगली न्यूजीलैंड को हराया। कोई ऐसा मुकाबले नहीं थे, वो 1 साइडेड थे। पाकिस्तान बहुत आराम से जीता उनके अंदर। सेकंड मुकाबले में भी आई थिंक न्यूजीलैंड बहुत एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ जा रहा था। जैसे शाकिर साहब ने कहा कि वो तो इफ्तिखार और फहीम अशरफ का कमाल था, कहां से वो पाकिस्तान को बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे ले आए। और गद्दाफी एंड में इवन तो पाकिस्तान हार गया था, सारे लोग अपनी सीट से ऊपर थे, एवरीवन वाज रियली रियली हैप्पी, सब एंजॉय कर गए क्रिकेट को। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इसके अंदर पॉजिटिव्स देखने चाहिए। ठीक है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है, 3-0 सीरीज सील कर आप अब बच्चों को ट्राई कर सकते थे खुल के। अब पता नहीं उस कॉन्फिडेंस से शायद बाबर आजम और मैनेजमेंट कर पाते हैं यंगस्टर्स को ट्राई कि नहीं, ये तो हमें आज देखना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी की सरफेस बिल्कुल फर्क है लाहौर से। लेकिन 3 दिन लाहौर में लगे उनको एडजस्ट होने में, जैसा शाकिर साहब ने बताया ना कि वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन बनाने में और माहौल में एडजस्टमेंट में कुछ वक्त लगा। जिमी निशाम ने परसों बात करते हुए यही कहा, शाकिर साहब वाला पॉइंट, कि हमें एडजस्टमेंट में थोड़ा सा वक्त लगा, हम एडजस्ट हो चुके हैं और अब आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आएंगे। तो क्या उनको पिंडी में फिर एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए होगा कि बस वो एडजस्ट हो चुके हैं? पिंडी में एडजस्ट होना ज्यादा आसान है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं। लाहौर में उस लिहाज से थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पे आकर जरा इवन प्लेइंग फील्ड हो जाता है क्योंकि बैटिंग इतनी आसान है पिंडी के अंदर, तो दोनों साइड्स के दरमियान ज्यादा नहीं रह जाता मार्जिन। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को उतना शायद टाइम ना लगे एडजस्ट करने का जितना उनको लाहौर में लगा था, क्योंकि रावलपिंडी इज अ वेरी वेरी बैटिंग फ्रेंडली सरफेस। शाकिर साहब, मस्ट विन गेम है न्यूजीलैंड के लिए। अगर न्यूजीलैंड यहाँ से हार जाता है तो उसके पास कोई मार्जिन नहीं। पाकिस्तान के पास स्टिल एक मार्जिन तो मौजूद है। हम तो चाहेंगे कि आज ही पाकिस्तान सीरीज जीते, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए कितना टफ है ये मैच, क्योंकि न्यूजीलैंड तो जीतना चाहेगा। यकीनन न्यूजीलैंड जो टीम इतने फार अवे टूर करने जाती है तो एक अच्छी उम्मीदों के साथ जाती है। ये बात उनको डिसएडवांटेज ज़रूर है कि उनके एक्सपीरियंस प्लेयर IPL खेल रहे हैं, काफ़ी सारे जो नहीं आए यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से टीम, देखिए न्यूजीलैंड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन है। माजी में भी हमने देखा है कि उनका जो बेंच स्ट्रेंथ भी होती है वो ऑलमोस्ट उनकी जो टीम है उसके इक्वल होती है। और फिर उन्हें साबित भी किया लाहौर में कि उनको आप इजी नहीं ले सकते, उनको हल्का नहीं ले सकते। थोड़ा सा आपने अपने आप को ढीला किया और वो आप पर चढ़ जाते हैं। तो ये लाहौर में हमने देखा है। तो मुझे जो एक मोमेंटम वो पकड़ चुके हैं लाहौर से, और जो एडजस्टमेंट जिस तरह आपने अब जिक्र किया कि जिमी नेशन ने कहा कि वाकई अगर वो ऐसा समझते हैं और इस एडजस्टमेंट से उनके गेम में बेहतरी आई है तो फिर बड़ा टफ मैच होगा पाकिस्तान के लिए। और पिंडी की विकेट्स, जिस तरह भाई ने कहा कि जिस तरह हम PSL में भी देखा 250 रन बने, चेस भी हुए, अगर वो कैरेक्टर रखना है इस विकेट का, जो पिंडी की विकेट का वैसे ऐसा कैरेक्टर माजी में नहीं रहा। पिंडी का जो अपना एक नेचुरल एसेंस है, उसने फास्ट बॉलर्स को बड़ा जो है वो सपोर्ट किया है। इस पर ग्रीन ग्रास छोड़ा जाता है और फिर जो 2 दिन से बारिश है वो एक ओवरकास्ट कंडीशन है, तो ये भी बॉलिंग सीम बॉलर्स को बड़ा सपोर्ट करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरह का कैरेक्टर रखा जाएगा और
कोशिश की जाएगी कि टीम को जो शायकीन है उनको एक अच्छा बैटिंग पैराडाइज विकेट दिया जाए। कल सरफराज साहब ने भी कहा, सरफराज साहब ने कहा जो हमारे क्यूरेटर हैं कि हमने वही विकेट बनाया जो पीएसएल में बनाया था, पीएसएल में और ओडीआई के लिए थोड़ा सा ग्रास रख दिया उन्होंने, मेहरबानी की। देखिए ना, T20 मैचेस हमारे कोई हम किसी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रहे। T20 हमने सीरीज है, वो वर्ल्ड कप बहुत दूर है, लेकिन ओडीआई बेसिकली हमारी प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप के लिए, और वो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पीसीबी इस बात को समझता भी है कि न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के अगेंस्ट आपको अगर तैयारी का एक अच्छा मौका मिल जाए तो आपके अपने जो कमियां कुताइयाँ, जो फ्लॉज हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो एक आपको सामने भी आ जाती हैं, और फिर आपको उनको ठीक करने के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा। तो फोकस मैं भी अब ये समझता हूँ कि फोकस हमें वनडे सीरीज़ पे ज़्यादा करना चाहिए। T20 को एज अ सीरीज़ लें, उसमें ज़्यादा मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए T20s में। आपने तैयारी वर्ल्ड कप भी करनी है तो सीरीज़ में देखिएगा, लेकिन इस सीरीज़ को आप लाइट नहीं लेना चाहिए, फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। और अगर आज हम सीरीज जीतकर मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लड़कों को चांस मिल जाएगा। लड़कों ने आज जो है वो मैच के बाद चला जाना है ईद पे, और सब ने अपनी फैमिलीज में जाना है, और वो जो एक टीम माहौल बना होता है वो सब एक क्रिकेटिंग एक कंडीशन में आप एडजस्ट किए होते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं, और आप ईद की खुशियां, ईद की रंगीनी, और जब फौरन वापस आएंगे तो अगर आज आप डाउन होंगे, होगा तो आप अंडर प्रेशर होंगे होम ग्राउंड में, तो ये आज जितना बहुत जरूरी है, वरना आखिरी मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर बहुत ही अच्छा पॉइंट। देखें, आप पीएसएल के मैच में भी देखते हैं ना, शाकिर के पॉइंट से एग्री इस वजह से मैं करता हूँ कि 2 मिनट की स्ट्रेटेजिक ब्रेक होती है, 2-2.5 मिनट की, उसके बाद से जो टेम्पो चल रहा था वो तब्दील हो जाता है, जो छक्के लगा रहा तो आउट हो जाता है, जो विकेट ले रहा होता है वो छक्के खा रहा होता है। 4 दिन का ब्रेक आएगा, अगर आज पाकिस्तान मैच ना जीता तो फिर अगले मैच पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, और न्यूजीलैंड की बी टीम से T20 सीरीज हारना थोड़ा सा अजीमत का सामना करना पड़ेगा पूरी पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान कोई भी सीरीज हारता है तो थोड़ा सा तनकीद का सामना तो करना ही पड़ता है, बट yes, ज्यादा करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक तो होम पे खेल रहे हैं, दूसरा ठीक है न्यूजीलैंड के शायद टॉप के स्टार्स नहीं आए हुए। मगर शाकिर साहब का एक पॉइंट बड़ा अच्छा था कि जो गल्फ होता है ना न्यूजीलैंड की ए और बी टीम्स के दरमियान, वो आमतौर पर बाकी नेशन से कम होता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो इस टीम के अंदर कोई भी डेब्यू नहीं कर रहा, सब 1-1, 2-2 मैच इधर उधर खेले में, तो ये लोग जो हैं खिलाते रहते हैं अपने बेंच को, और प्लेयर ही 110-115 150 का इनका लूप है टोटल। अगर आप देखें तो 1-2 जो मेन मिसेस हैं वो ग्लेन फिलिप्स, इनके बहुत ही पावर हिटर हैं मिडिल ऑर्डर में, उनको मिस कर रहे हैं, मिचेल सैंटनर को मिस कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, क्योंकि केन विलियमसन तो वैसे ही भी इंजर्ड है ना। बट आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम इट्स वन दैट ऑलवेज पंचेस अबव देयर वेट, हमेशा जितनी इनकी स्किल सेट होती है उससे ऊपर ही परफॉर्म कर जाते हैं ये लोग, क्योंकि एज ए टीम खेलते हैं। और पिंडी में मेरे ख्याल से ज्यादा पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इनके खिलाफ, क्योंकि लेवल प्लेइंग कंडीशंस हो जाएंगी, जिस तरह कि हमें पता है कि पिच जिस तरह बिहेव करेगी। शाकिर साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात ये की थी कि पिंडी की ये हमेशा से नेचर ऑफ सर्फिस नहीं था, पिंडी में तो थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को सजेशंस मिलती थी, मगर आई गेस T20s के लिए वो बैटिंग पैराडाइज ही बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को यस इस चीज का प्रेशर होगा कि अगर ये हार गए तो फिर कब आपने एक्सपेरिमेंट करना है। मैं तो चाह रहा था कि आप शुरू से इस सीरीज में साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते जाते, और 3 मैचेस बाद मोहम्मद हारिस एक मैच भी नहीं खेले, ये मेरे ख्याल से काफी क्रिमिनल चीज हो गई है, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने आपको वर्ल्ड कप में कर दिखाया है कि किस तरह वो सलाहियत रखते हैं, आकर इम्पिटस डालते हैं गेम के अंदर, छक्के चौके लगाते हैं, फेज ऑफ द गेम से भी उनको फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं वो आकर एक्सेलरेट करते हैं। उनको ना खिलाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी मिस हो जाएगी। आज मैं चाहता हूं कि वो खेलें, और अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता आज हार गया तो पता नहीं फिर वो एक्सपेरिमेंटेशन कभी हो सकेगी कि नहीं। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंटेशन तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में हो जाएगी। शाकिर साहब, जिस तरह की विकेट बनी है, आपकी स्टार स्टडीड बॉलिंग लाइनअप है, ऊपर से लेके नीचे तक स्टार्स हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे बॉलर्स बहुत पिटते हैं, और 240 भी बनता है ना, तो कोई आम सी टीम आपको टफ टाइम दे सकती है, तो आज बॉलर्स के लिए फिर बुरा दिन कंसीडर हो सकता है। देखिए, अगर आप पीएसएल की जो बॉलिंग उसको, और वो जो वहाँ जो उनको मार पड़ी उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो पीएसएल में एक तो अपने बॉलर्स को विकेट में कोई मार्जिन दिया नहीं, और दूसरा पिंडी की बाउंड्रीज हमने छोटी की थी। एक आपके विकेट में बॉलर के लिए कोई मार्जिन नहीं है, ऊपर से बाउंड्रीज छोटी हैं, तो फिर मार तो पड़नी है। अगर वही स्टैंडर्ड रहा तो फिर आज भी मुश्किल रहेगी बॉलर्स के लिए, लेकिन ग्राउंड ही छोटा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी तक, जिस तरह भाई ने हारिस की बात की, पीएसएल और फिर अफगान सीरीज, इतना मोमेंटम पकड़ा हुआ उस लड़के ने, उसको 3 मैच में नहीं खिलाया गया। वो स्ट्रेटेजी मुझे नहीं समझ आ रही कि हसनुल्लाह को क्या करना है, हमने हसनुल्लाह को क्यों हमने बाहर बिठाया हुआ है इस सीरीज में। मतलब पीएसएल का परफॉर्मर बेस्ट परफॉर्मर है, और पीएसएल का माहौल बना हुआ है T20 क्रिकेट, और वो पाकिस्तान की इन पिचेस पे जहां उसने बेस्ट परफॉर्म किया है उस पर उसको नहीं खिलाया जा रहा। तो लेट्स होप कि आज उसे मौका दिया जाए, और उसका टीम में होना और उसका जो लोकल एक्सपीरियंस है यहाँ खेलने का, वो बड़ा बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो विकेट जैसी भी हो, क्योंकि
बैटिंग वेरी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पर एहसानुल्लाह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया। तो अगर थोड़ा सा बॉलर्स को आज मार्जिन मिला, अगर थोड़ा सा ओवरकास्ट की वजह से भी मिला तो वो ज़्यादा लिथल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के मैच में फिर अगर आप बहुत ही बैटिंग पैराडाइज बनाएंगे तो फिर एहसानुल्लाह को लाएं, ताकि वो एक डल विकेट में से भी उसने हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। अगर आपने PSL की परफॉर्मेंस की देखें एग्जैक्टली काजी साहब, अगर बारिश होगी, लेट्स सपोज चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बारिश होगी तो फिर मैच इफेक्ट होगा, तो फिर एक मैच टाई हो जाएगा, फिर मामलात न्यूजीलैंड के लिए आसान, हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। अगर मैच हार गए तो फिर विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि हम तो लग ही रहा था कि सीरीज जीत जाएंगे। तो बारिश कितना इफेक्ट करेगी आज के मैच को? देखिए, एक तो ये ऑब्वियसली है ना सिनेरियो जिसके अंदर बारिश वॉश आउट ही कर दे, उसमें फिर आप क्या ही कर सकते हो, एक आपका मैच रह जाएगा, सिनेरियो यही बन जाएगा कि या तो वो सीरीज लेवल कर सकते हैं या पाकिस्तान जीत सकता है। बट अगर रेन इंपैक्टेड गेम हुई, लेट्स सपोज 20 ओवर्स की गेम ना हुई, 10-12 ओवर्स की गेम हुई, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मैनेजमेंट को उसको मद्देनजर रखते हुए अपने ओपनर्स चेंज करने चाहिए। फिर आपको शायद हारिस या साइम को या फखर या साइम को साथ भेजना चाहिए, ताकि शुरू में आप तेज स्कोर कर सकें। ये जो DLS इंपैक्टेड गेम्स होती हैं ना, ये बाबर कर सकते हैं मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन में कर सकते हैं बाबर। इतनी तो एक्यूमेंट रखते हैं वो। अगर लिमिटेड ओवर्स हो गए, लाइक नहीं लिमिटेड ओवर हुए तो हो सकता है। वही कह रहा हूं। अगर तो 10-12 ओवर का मैच हुआ तो फिर बाबर रिजवान को आकर ओपन नहीं करना चाहिए। आप ऐसी फिर तो फखर को भी आपको ट्राई करना पड़ेगा और साइम को भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि 20 ओवर में इनको ऐसी चीज नहीं सोची। 20 ओवर में तो हम सोचा भी नहीं, 20 ओवर में वो करेंगे नहीं। मैं मुजम्मत कर दूं आप नहीं, हम तो कहते हैं मरम्मत की जाए, मरम्मत क्या करने हैं, ये तो क्राइम हो जाता है। बाबर आजम के जो इसके देख, मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि लोग बहुत तनकीद करते हैं, जरा सा एक ट्वीट भी आ जाए वहां पर, तो हमने कहा था कि बाबर आजम गॉड है, गॉड नहीं है कि उसके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, उसके गलत फैसले, बैटिंग उसकी, उस पर तो कोई बात करना वाकई में जुर्म समझता हूँ। लेकिन कैप्टनसी पिछले मैच में भी आपने देखा है ना, आप अगर इफ्तिखार को एक रेगुलर बैट्समैन को आप 3 ऑलराउंडर, 100 कार्ड ऑलराउंडर के बाद भेज रहे हैं, और वो वहां पे भी आपको मैच बना देता, तो पहले आता तो शायद सिंगल हैंडली मैच ले जाता। तो ये कैप्टनसी जहां गलत होगी वहां बात करेंगे। बाबर आजम की हम वैसे तो लाइटर मूड में मैंने कहा ना कि बहराम साहब को बिल्कुल, ये तो आप जो है ना क्राइम नहीं, वैसे तो मैं कहता हूं कि क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। देखें, कैप्टनसी या बैटिंग, क्रिटिसिज्म का एक तरीका होता है, उस तरीके में रहकर आप क्रिटिसिज्म करें, पर्सनल अटैक्स मत करें, तो बिल्कुल होनी चाहिए। बट मैं काउंटर आर्गुमेंट पेश करना चाहूंगा पिछले मैच की जिन्होंने बात की है कि इफ्तिखार ये आर्गुमेंट हम लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद, ठीक है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और जब हम ब्रेक पे गए थे तो काउंटर एग्रीमेंट की बात हो रही थी, और वहीं पे जो है आर्गुमेंट की, बैग पार्डन, और वहीं पे जो है वो मैंने रोका था शो। और सर जी, काउंटर आर्गुमेंट क्या है आपकी तरफ से? मेरा ये काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि जिस तरह के शाकिर साहब ने कहा कि बाबर आजम शायद पहले भेज सकते थे इफ्तिखार को पिछले मैच में और पाकिस्तान शायद जीत जाता, क्योंकि इफ्तिखार एक एस्टैब्लिश बैट्समैन है। इसके अंदर कोई वो नहीं मैं कह रहा कि ऐसा था पाकिस्तान, क्या पता जीत जाता, मेरिट है उस आर्ग्यूमेंट के अंदर भी। मगर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इफ्तिखार की जो पेस के खिलाफ गेम है वो खासी बेहतर है वर्सेस स्पिन से, अगर आप कंपेयर करें। ये भी इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इफ्तिखार स्पिनर को छक्का नहीं मार सकते, देख सकते हैं, देखता है हमने कि वो मार सकते हैं। अक्षर पटेल को जिस तरह उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के मारा, और बीच बीच में उन्होंने जिस तरह राशिद खान को भी एक आधा छक्का लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं सकते। मेरे ख्याल से लेग स्पिन के खिलाफ थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, मगर ऑफ स्पिन को खेल ही जाते हैं। पेस के खिलाफ हाउएवर इफ्तिखार की गेम बहुत ऊपर है बाकियों से, तो उसको शायद मैक्सिमाइज आप कर सकते हो, उनका एंट्री पॉइंट डिले कर गेम के अंदर। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल से मेरिट है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। शायद पहले भेजे थे तो पाकिस्तान जीत जाता, या शायद सही टाइम पे भेजा, ये अब हमें पता नहीं चलेगा। बट आई थिंक दोनों जगह अपनी वजन है बात में। ये काउंटर आर्गुमेंट होगा, काउंटर एग्रीमेंट होगा आपकी तरफ से? नहीं, एग्रीमेंट इसलिए मैं इनकी बात से जो है वो थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि जब आप 160-150 टारगेट चेस कर रहे हैं, तो 200 से ऊपर का टारगेट नहीं था आपके पास, और आपके 45 पे 4 मसरत बैट्समैन आपके पहले 4 जा चुके हैं। वहाँ पर आपको एक बैट्समैन चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड करे। आपको कोई 12 की 13, 14, 15 रन की एवरेज से रन नहीं बनाने, आपको 8-9 से रन बनाने हैं। उस वक्त ज़रूरत थी कि एक ऐसा बैट्समैन विकेट पे खड़ा हो जो बैट्समैन हो, जिसको हम बैट्समैन कह सकें, बैटर कह सकें, और वो इनिंग्स को एंकर करे, और उसके साथ बिल्कुल एक स्लॉगर साथ आते जाए। लेकिन ये वहाँ खड़ा हो, विकेट्स भी रोके और एक इनिंग्स को एंकर करे, तो मेरा ख्याल है वो इनिंग्स बिल्ड करने से और थोड़ा सा मैच को डीप ले जाने से इतना टफ ना हो जाता जितना हो गया था उस दिन। तो ये मेरा, क्योंकि अगर आप
देखे ना, बाबर आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया, साइम आउट हो गया, और 8वें ओवर में 45 रन था तो फखर भी गया। तो उस वक्त एक बैटर जरूर चाहिए था विकेट पर। तो मैं समझता हूँ ऐसे हालात में कोई तुक नहीं बनती थी मेरी समझ में, जो मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट समझ है कि आप बिल्कुल दोनों साइडों पे एक इनएक्सपीरियंस बैटर भेज दें, तो ये एक मेरा बिल्कुल तुक भी नहीं बनती थी, और वो मतलब इफ्तिखार के होते तो बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब बैटिंग में कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं काई साहब? मैं देखना चाहता हूं मैं डेफिनेटली, अगर आप मुझसे पूछें तो मोहम्मद हारिस को कहीं ना कहीं तो फिट इन कर दें यार आप। शायद आपको फहीम और इमाद दोनों की जरूरत नहीं है, उनमें से एक प्लेयर भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इफ्तिखार से भी आप बफर ओवर निकाल सकते हो, वहां पे भी आपकी बॉलिंग रिसोर्सेज शोर अप हो जाती हैं, बीच में लेफ्ट हैंडर्स लगे हों, इफ्तिखार को 1-2 ओवर दे दिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कुछ कर तो मोहम्मद हारिस की जगह बनानी चाहिए, क्योंकि अब बहुत देर होती जा रही है और हमें उन्होंने कर दिखाया है, अपनी एबिलिटीज शोकेस की हैं, वर्ल्ड कप में भी, पीएसएल के अंदर भी जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। एक तो उनकी जगह बनती है, और दूसरा मैं चाहता हूं कि बॉलिंग अटैक में हम बाकियों को भी देखें। एहसानुल्लाह को हमने अभी तक नहीं देखा। ये वाली सर्फेस एक ऐसी है, शाकिर साहब ने भी पहले कहा है, जिसके अंदर शायद बॉलर के लिए ज्यादा ना हो। एहसानुल्लाह की जो पेस है वो शायद आपको किसी भी सर्फेस पे तंग करेगी, तो उनको खिलाना ट्राई करना चाहिए। और दूसरी मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि आपके 5 ओडीआई आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको अपने तीनों बेस्ट पेसर्स हारिस, नसीम और शाहीन चाहिए, उनको अभी रेस्ट देना जरूरी है ताकि उनको हम बर्न आउट ना कर दें ओडीआईस के लिए। तो मैं चाहता हूं उनको रेस्ट किया जाए और एहसानुल्लाह जमान खेलें। फ़हीम और इमाद की बात की इन्होंने। शाकिर, फ़हीम आपको पता है गैंग के बंदे हैं, और इमाद आपको पता है कि ऊपर वालों के बंदे हैं, सो ड्रॉप तो दोनों नहीं हो सकते। लेकिन इमाद के साथ तो आजकल मोहब्बतें सचियां बढ़ रही हैं। हाँ, क्योंकि बढ़ानी पड़ेगी, बस में भी साथ बिठाया जाता है, गले भी मिलाया जाता है, एक अच्छा है, चलो तासर को ज़ायल किया जा रहा है, और अल्लाह करे दिल के अंदर से भी वो जो पर्दे हैं वो चाक हों और दिल भी मिल जाएं, तो ये अच्छा है। लेकिन मैं एक और बात यहाँ यार करना चाहता हूँ, मुझे कुदरती मेरे जहन में आई है, वो ये है कि कल जो इफ्तिखार की इनिंग्स थी उसके बाद मुझे बड़ा मतलब ज़ोर से मैं फील कर रहा हूँ कि वो बंदा वनडे स्क्वाड में क्यों नहीं है। मतलब इफ्तिखार का वनडे स्क्वाड में 9-9 हालात में एक क्राइम है। देखें, जिस तरह भाई ने कहा कि बवक्ते जरूरत वो आपको ऑफ स्पिन भी 1-2 ओवर करा के दे सकता है। जब 4 ओवर वैसे भी 5वें-6 नंबर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर जाकर आपके पास है ही नहीं कोई रिलायबल बैटर। आप देखें, फखर इमाम है ही नहीं, आपके ओपनर हो गए, तीसरे पे बाबर आ गया, चौथे पे रिजवान आ गया, चारों ओपनर हैं, ठीक है, सारे ओपनर खेल लेकिन चले ओडीआई में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हारिस सोहेल कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। उसके बाद आप देख लें कि इफ्तिखार की पक्की जगह बनती है उस स्टेज पे। इफ्तिखार को वनडे स्क्वाड में ना रखना और उसको वर्ल्ड कप प्लान में ना रखना, जो अब वर्ल्ड कप भी इंडिया में हो रहा है और वो अपनी सब कंटिनेंट की विकेटों में तो वो बादशाह है, मेरी समझ से बाहर। और इस परफॉर्मेंस के बाद जो उसने गुज़िश्ता मैच में दी और मज़ीद अगर करता है तो मेरा ख्याल है अभी भी टाइम है, रिकन्सिडर करें और उसको अपने इस जो वनडे सीरीज़ है उसमें लाएं, ताकि वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जब आपकी टॉप, आप पिछला मैच देख लेना, आप ये जो आखिरी T20 है, आपकी अगर टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर गया शुरू वाला तो बस आप तो फिर पीछे लाइन लग गई थी ना। तो इफ्तिखार ने आके आपको इस तरह का एक स्टेबिलिटी, देखें मोहम्मद आसिफ के भी अब कोई ज़्यादा चांसेस वनडे में मुझे नहीं लग रहे। तो ऐसे सूरत हाल में इस स्लॉट पे 5, 6, 7 नंबर के दरमियान में इफ्तिखार का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बराम, यू एग्रीड? एब्सोल्युटली, मैं बहुत मुत्तफिक हूँ इनकी सोच से, और मुझे लगता है कि इफ्तिखार जो स्किल सेट प्रोवाइड करते हैं, एक तो वो छक्के लगा सकते हैं डीप एंड में आकर, आपकी गेम के अंदर आपको वो हिटर मिल जाता है लोअर ऑर्डर के अंदर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की वनडे टीम में मुझे नजर नहीं आ रहा। आई लाइक हारिस सोहेल, आई लाइक सलमान अली आगा, मगर क्या वो कर सकते हैं जो इफ्तिखार कर सकता है? वो नहीं कर सकते। साथ इफ्तिखार आपको एक तो जबरदस्त किस्म के फील्डर हैं, डीप के अंदर, स्लिप के अंदर और डीप के अंदर फील्डर बहुत सेफ हैं, फिर वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, टीम मैन है, और मेरे ख्याल भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू एड इफ्तिखार का, और मेरे ख्याल से ओडीआई टीम में बिल्कुल उनकी जगह मेरा ख्याल है कि ओडीआई में थोड़ा सा उनको टाइम मिलेगा ना, तो वो टाइम में ज्यादा अपने आप को अच्छे तरीके से अगर ना भी मिले, वो इतना अपने आप को स्विच करता है दोनों। टुक ओवर में भी आप आ जाए तो पे जाए तो वो टुक उसकी मिसबा याद करा देती है, और जब हिटिंग पे जाता है तो अफरीदी को हम भूल जाते हैं। तो वो दोनों के दरमियान में एक बड़ा ही लीथल एक उसका एक है सिस्टम के वो, और जब बैटिंग के दोनों स्विच करते हैं और साथ आपको जब जरूरत पड़ जाती है, वाज नवल एक फास्ट बॉलर है, उसको बहुत मार पड़ी है, वो अनफिट हो गया मैच के दौरान, वहां वो 2-3 ओवर आपको निकाल के दे सकते हैं। और बाजुकात आप 2 स्पिनर के साथ खेल रहे होते हैं और विकेट वाकई स्पिनर को बहुत जो है वो बेनिफिट कर रही होती है, बहुत उसको साइड ले रहे, तो आप इफ्तिखार को 5 ओवर कराएं, 7 ओवर कराएं। तो इस तरह का एक हैंडी प्लेयर जो बेहतरीन बैटर तो है ही है, आपको उसके साथ आपको बॉलिंग में भी ऑप्शन दे रहा है और डीप का
बहुत अच्छा बाउंड्री का फील्डर है। ऐसी सूरत में उसको उस प्लान में ना रखना मेरे प्लान में नहीं समझ आ रहा। ठीक, उसको प्लान में रखना आपको समझ नहीं आ रहा और काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा। सर कल बॉलिंग में क्या चेंजेस फिर कल क्या जाते हैं आज, मतलब एक तो ये जो अफ्तार का वक्त होता है ना, ये इतना नाजुक होता है कि इसके बाद लगता है कि अगला दिन स्टार्ट हो चुका। तो सर ये बताइएगा कि आज क्या कुछ चेंजेस होंगे, बॉलिंग में कुछ चेंजेस हमें नजर आएंगे? मैं तो समझता हूँ कि हारिस रऊफ 10 विकेट्स ले चुके हैं 3 मैचेस में, रेस्ट दे देनी चाहिए, एहसान को ट्राई करना चाहिए उनकी जगह पे, या फिर शाहीन को, किसी को भी एक को रेस्ट दे दें। रोटेशन पॉलिसी का जिक्र तो बहुत ज़्यादा करते हैं हारून रशीद साहब, लेकिन मेरा ख्याल है इंप्लीमेंट ये वर्ल्ड कप के बाद होगी। मेरे तो ख्याल से दोनों को रेस्ट करा देना चाहिए। हारिस और शाहीन मेरी तरफ से दोनों बैठ जाएं। देखिए पिंडी की सरफेस कह चुके हैं क्यूरेटर्स के बैटिंग फ्रेंडली होगी। नई बॉल आप नसीम को दे दो, साथ अगर इमाद ने करानी है वो करा ले, और उसके बाद आपके पास अगर एहसानुल्लाह और जमान हो मिडिल ओवर्स और डेथ के लिए, जमान बाय द वे नई बॉल भी करा लेते हैं, हमने देखा उनको ओपन करते हुए, तो काफी आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। थोड़ा सा आपको निडर होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू योर बॉलिंग अटैक, क्योंकि देखें उनका भी आपको ना कॉन्फिडेंस डेंट करना है पिंडी के अंदर, और ना ही आपको उनको बर्न आउट करना है। हारिस और शाहीन हर एक मैच खेल गए अभी तक, तीनों मैच खेले, तो उनको ओडीआईस के लिए थोड़ा प्रिजर्व भी करना है। यू हैव टू रैप दीज गाइज अराउंड इन कॉटन वुल। खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी, वो तो अभी रिसेंटली इंजरी से वापस आए हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी वर्ल्ड कप ईयर में कि हारिस शाहीन और नसीम में से कोई इंजर हो जाए। तो मेरे ख्याल से जमान और एहसानुल्लाह दोनों खेलने चाहिए आज, और साथ नई बॉल के लिए आप नसीम को भी रख लें। नसीम को भी रख लें। सर आप भी एग्री करते हैं? मेरे ख्याल हमें सीरीज भी बचानी है, वो भी ध्यान में रखना है, तो दोनों को बाहर करके शायद थोड़ा सा वो, क्योंकि लीडर हैं दोनों। मैं तो समझता हूँ कि शाहीन या हारिस में से एक बंदे को होना चाहिए, नसीम को ड्रॉप करके जमान और एहसान को साथ देना चाहिए। इन दोनों में से एक का होना जरूरी है, क्योंकि बहरहाल सीरीज भी हमने बचानी है, तो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर चाहिए। मूव ऑन करते हैं। आज शायद सुना यह है कि थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब और द माइटी क्रिकेट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द वन एंड ओनली मिकी आर्थर, सर मिकी आर्थर आएंगे। तो मिकी आर्थर साहब आए भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और मेरे ख्याल आज 20 तारीख है वापस भी चलो दीदार के लिए आए हैं। कि चलो बहुत उन पे तनकीद हो रही थी कि वो दूर से कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्हें दीदार यार भी लुत्फ़े कमाल है, लोगों को ईद की नजरे जनाब पर ईद की खुशियां देने के लिए आए हैं, और बहुत सारे लोग आज ईद का चांद देखने के बजाय मिकी आर्थर को देख के शायद ईद मनाएं, तो इसलिए वो आए हैं। तो चलो अच्छे आ गए। मैं इस पे क्या बोलूं, बस आ गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझे समझ नहीं आती कि आपने किसी एक शख्स को इतना ज़्यादा लाजिम व मलजूम बना लिया है कि मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अब नजम सेठी साहब के वो बहुत उनके साथ काम करते हुए नजम सेठी साहब शायद बहुत ईज़ फील करते हैं, या शायद उनको एतमाद बहुत ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटीज़ पे, हमें भी उनकी कैपेबिलिटीज़ पे कुछ शक नहीं है, लेकिन इतने नाज नखरे बहरहाल नहीं होने चाहिए। और जब आप नेशनल टीम किसी मुल्क की, और ऐसे मुल्क की जिसमें क्रिकेट पाकिस्तान में हर चीज़ से बड़ा है, मैं आपको, लोग कहते हैं नेशनलिज्म हमारा बड़ा है, हमारा मज़हब बड़ा है, मैं सच्ची तौर पर आपको जब ग्राउंड में हम जाके बात करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि कौम सिर्फ क्रिकेट इस मुल्क में बड़ा है। आपका मज़हब भी अपना अपना है, आपके फ़िरक़ों में मज़हब बिटा हुआ है। पाकिस्तान भी अब नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, अब 3 पाकिस्तान हो गए हैं। आइन पे भी अपनी अपनी तशरीआत हैं, अदारों में अपने अपने लोगों के फेवरेट हैं। अगर तमाम मुल्क, तमाम ज़ुबानें, तमाम सूबे, तमाम मसलक, तमाम रंग नस्ल पाकिस्तान की किसी चीज़ पे एक होती है ना, वो क्रिकेट है। तो इसलिए इस क्रिकेट को मैं एज अ पाकिस्तानी बहुत सीरियस लेता हूँ, और इस क्रिकेट के साथ अगर कोई मजाक कर रहा हो ना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहा है। और अगर हमने उनको एक पूरा प्रोटोकॉल दिया है, फ्री हैंड दिया, जो मर्जी करो, अपनी मर्जी का मैनेजर लगाओ, अपनी मर्जी के असिस्टेंट लगाओ, अपनी मर्जी का गेम प्लान बनाओ, तो सारा कुछ आपको दे दिया, तो आप हमारी मर्जी से पाकिस्तान तो तशरीफ लाएं, आपको मर्जी के पैसे दे रहे हैं, तो हमें वो बदले में तो कुछ दें। वो 2 दिन 3 दिन के लिए दीदार कराने आए, बहरहाल उनकी ये भी मेहरबानी है। ठीक हो गया। बहराम आप क्या कहेंगे? वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव आ रही हैं। शाकिर तो क्योंकि क्रिकेट के वाले से बड़े पैशनेट हैं, वो नज़र भी आ रहा था। वीडियोस में हम देखते हैं पीसीबी की तरफ से जो अपलोड होती हैं, इमाद, बाबर, शान मसूद, और ये सारे बड़े पॉजिटिव उनके सर्कल में नज़र आते हुए। वाइब्स तो पॉजिटिव है मिकी आर्थर की। देखिए वाइब्स तो हैं पॉजिटिव, मगर बिफोर आई गेट इनटू दैट मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अग्री ये करना चाहता हूँ कि जो आइडेंटिटी है ना पाकिस्तानी की, एक क्रिकेट उससे बिल्कुल इंटरट्वाइंड है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। क्रिकेट है हमारी आइडेंटिटी, हमें जिस तरह क्रिकेट जोड़ती है शायद कुछ भी नहीं जोड़ता, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक इट सीरियसली। और मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट से वैसे मैं शायद इतने इख्तलाफात मत रखता, मगर ये जो व्हाट्सएप कोच वाला पूरा अरेंजमेंट है ना, वो मुझे कोई इतना इसलिए पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए मिकी आर्थर एक ऐसे कोच है जो प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत महारत रखते हैं। आप देख लें पाकिस्तान के लिए कितने प्लेयर्स आपको डेवलप कर दिए हैं, ये सारे इनके प्लेयर्स हैं। डेवलपमेंट तो इनकी मिकी आर्थर के नीचे हुई है, उसके बाद ये जाकर सीनियर प्लेयर्स बने हैं।
तो एक तरह से अच्छा ये है। एक और नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि जब प्लेयर सीनियर हो जाता है तो लड़ते भी मिकी ऑथर है ना। हाँ पता नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया में लड़े यार काफी। हाँ वो तो चले, उनका एक होमवर्क गेट वगैरह पूरा हो गया सिलसिला, इनके साथ नहीं है। अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि देखिए सारे लड़कों को जानते हैं, अब ये लड़के सीनियर हो गए हैं, खुल के बात कर सकते हैं, मगर कितनी कोई बात कर सकते हैं जब वो फिजिकली इधर होंगे नहीं। ठीक है, मैं कहता हूं कि अपनी टीम अपॉइंट की है, ग्रांट ब्रैडबर्न और जो सारी ये कोचिंग स्टाफ लाए हैं, मगर मेरे ख्याल से कि मिकी आर्थर को ना थोड़ा पीछे ही रहना पड़ेगा फिलहाल, जब तक वो पूरी तरीके से टीम के साथ आ नहीं जाते। अकॉर्डिंग टू न्यूज वो हो जाएगा एट सम पॉइंट, डार्बिशर का सीजन खत्म होगा तो मिकी आर्थर पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे, मगर जाती तौर पे मैं चाहता कि वो साथ ही रहते। मैं आपको बताऊं, मिकी ऑथर भी ठीक करें शाकिर। उसकी वजह ये है कि मिकी ऑथर जब पिछली दफा टीम के साथ थे तो अचानक से मैनेजमेंट तब्दील हुई, तो आपके तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट्स दरे के दरे रह जाते हैं, आपकी तमाम तर प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है, आपको एकदम से फट से भेज जाता है। किसी हद तक ना इंटरनेशनल जो कोचेज हैं वो अपनी इतनी ज्यादा मिकी आर्थर पे तनकीद नहीं कर रहा मैं, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक बंदा जो उसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं एग्जैक्टली, तो आपको सोचना चाहिए, आपको फैसला करना है ना। आपने एक ही शख्स था जहां में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था ज़माने में। शख्स था जहां में क्या। अच्छा शाकिर, पिछली दफा जब वो आए थे आपको बड़ा याद होगा, बहुत सारे लड़के थे सर्कल में, अहमद शहजाद, उमर अकमल, उमर गुल, सोहेल तनवीर, इस तरह के लोग थे जो कि पीक पे थे और मतलब कि समझा जा रहा था कि लाजिम व मलजूम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एकदम से वो आए और झाड़ू फेर दिया और नई लॉट आ गई थी। तो क्या समझते हैं इस दफा भी कुछ ऐसा होगा? ये नई लॉट हम T20 की हद तक तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन वनडे का वर्ल्ड कप हमारे सर पे, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं था देखिए इस तरह की हम जो है वो ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए। ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ ऐसा उनको इख्तियार है, ज़ाहिर है उनको लाया गया तो उनको हक भी बनता है कि वो करें, क्योंकि रिजल्ट भी उन्हीं से लिया जाएगा। लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस को जिस तरह उस वक्त की गई थी, जिस तरह सोहेल तनवीर की पूरी लॉट फारग हो गई थी और नए लड़के, तो उस वक्त वो मैं उस माइंडसेट को सपोर्ट करता हूँ कि ठीक है, आप एक वक्त पे यार आपको आके एक फैसले करने होते हैं कि एक नया यूनिट तैयार करना है। जब नई रिक्रूटमेंट होती है, नया यूनिट तैयार करना होता है, तो फिर आपको इस तरह के मुश्किल फैसले लेने होते हैं और वो लिए, और उसका पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब उसका फ़ायदा हुआ है, नुकसान कम हुआ है, फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। तो T20 की हद तक वाकई ज़रूर करें, लेकिन अभी T20 जो वनडे वर्ल्ड कप है ओडीआई इंडिया में, वो हमारे सर पे, और उस हवाले से वनडे टीम के हवाले से को मैं ज़्यादा तब्दीलियाँ ना चाहता हूँ ना देख रहा हूँ। ठीक, बहराम आपसे इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त के बाद वापस आते हैं तो बहराम से भी पूछते हैं कि मिकी आर्थर जो है, जो किसी ज़माने में जूनियर्स को सीनियर उन्होंने बनाया और कुछ सीनियर्स को निगलेक्ट किया, क्या अब जो सीनियर बन गए जो प्लेयर और खेल रहे हैं, क्या इनके लिए कोई खतरात हैं मिकी आर्थर की मौजूदगी में? वेलकम बैक टू शो। और बात हो रही थी मिकी आर्थर के हवाले से, बहराम काजी आपकी तरफ आएंगे। और मिकी आर्थर जब भी आते हैं तो सीनियर्स को बैठा देते हैं, जूनियर्स को प्रमोट करते हैं, और अब जिन जूनियर्स को उन्होंने प्रमोट किया था वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके, सरफराज की क़यादत में सीनियर हो चुके हैं, खेल चुके, एशिया कप के फाइनल्स खेल चुके, कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी उन सीनियर से जिनको उन्होंने जूनियर से सीनियर बनाया था। मेरे ख्याल से मिकी आर्थर उनको उस तरह ट्रीट ही नहीं करेंगे जिस तरह के उन्होंने किया था लेट्स से अहमद शहजाद या उमर अकमल को, और उस टाइम पे लेट्स बी ऑनेस्ट काफ़ी चांस मिल चुके थे उन प्लेयर्स को और वो नहीं उतर पा रहे थे एक्सपेक्टेशंस पे। ये वाले जो सीनियर्स हैं ये तो काफ़ी हद तक उतर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस पे। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, इधर उधर गलतियां कर जाते हैं, मगर बहुत इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, और जो रिस्पेक्ट ये रखते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर वो बहुत देर बाद हमने देखे कोई सीनियर्स इस तरह रखते हो। मेरे ख्याल से इनको यूज करेंगे मिकी आर्थर और इनके होते हुए साथ और लोगों को डेवलप करेंगे। बट टू माय अर्लियर पॉइंट, मिकी आर्थर को फिजिकली होना पड़ेगा प्लेयर डेवलपमेंट के लिए। बट ये शाइम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, एहसानुल्लाह हो गए, नसीम शाह इवन, ये बहुत बेनिफिट कर सकते हैं मिकी आर्थर से, क्योंकि प्लेयर डेवलपमेंट इनका स्ट्रॉन्ग सूट है। बट फॉर दैट व्हाट्सएप के ऊपर वो मेरे ख्याल से कर नहीं पाएंगे, ये फिजिकली होना पड़ेगा। शाकिर, ये जो सीनियर अभी हैं हमारे पास, बाबर को हम सीनियर कहते हैं, रिजवान को, वैसे लिटरली ये सीनियर लगते भी नहीं है अभी तक। वो 2-3-4 साल का इनका सर्कल लगता है और ये लगता है कि इनका एक बहुत बड़ा आगे कैरियर मौजूद है। 10 साल 15 साल ये मैक्स बैटर तो सर्व कर सकता है कोई ना कोई, अगर जिसकी उम्र अभी 20 साल होगी। तो अभी तक इनको कोई इतने ज़्यादा खतरात होने नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बात थोड़ी सी डिफरेंट थी। उमर अकमल की लड़ाई भी हो गई थी मिकी आर्थर के साथ, आपको याद होगा। फिर 138 जो है वो ओडीआई खेले हुए एक बंदे ने, अहमद शहजाद को भी फेयर इनफ चांस मिल गया था, चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, टीम स्ट्रगल कर रही थी, इस वजह से रिजीम चेंज हुआ। अभी रिजीम चेंज नहीं होगा। देखिए, जो आजकल की टीम है ना उसमें मिक्सचर है सीनियर और जूनियर का। वो उसमें उस वक्त की टीम थी वो एक
लॉर्ड जो चल रही थी पिछले 8-10 साल से लड़के तकरीबन खेल रहे थे। अब आप कोई बाहर होता था। अब इस वक्त जो टीम है उसमें 8-10 साल वाले मेरे ख्याल 2-3 ही रह गए हैं, बाकी कोई 2 साल वाला है, कोई 3 साल वाला है, कोई 5 साल है। तो ये सारे एक डेवलपिंग फेज से गुजर रहे हैं। तो इस वक्त टीम में मैं किसी किस्म की इस तरह की चेंजेस देख नहीं रहा। जब आपने एक ओवरऑल बनाना होता है ना एक नई यूनिट, तो फिर आपको बाज़ औक़ात जो बहुत लोग जिन्होंने अपने पंजे गाड़े होते हैं सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान को क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट्स तो नहीं है ना, बड़ी मोनोपोली बन जाती है प्लेयर्स की, बड़ी नेपोटिज्म आ जाता है, फेवरेटिज्म आ जाता है, तो बंदे बड़े स्ट्रांग हुए होते हैं। तो उनको उखाड़ना के लिए फिर पूरे सेटअप को उखाड़ना पड़ता है। एक अपनी एक उठा रहे थे, दूसरा उसको खींच रहा था, तो वो नहीं हो सकता। तो वो उस वक्त ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ी, मजबूरी थी और कामयाब भी रही। लेकिन इस वक्त इस तरह का सोचना भी जुर्म है, क्योंकि हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर, हम जितना ये वो यूनिट है ना, मैंने इस टीम के साथ ट्रैवल किया दुनिया भर में, ये जो यूनिट है ये आपको बहुत खुशियां देता है और इसने अभी तक कोई बहुत नेगेटिविटी इस मुल्क के लिए नहीं लाई। और इस टीम को इस तरह से 100 इख्तिलाफ आपकी बाबर की कैप्टनसी से, 100 इख्तिलाफ किसी और से, लेकिन बाबर बहरहाल वर्ल्ड में पाकिस्तान का सफीर है, बाबर की बल्लेबाजी पे तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। तो इसलिए उसका कैप्टन भी तो हमने ही डेवलप करना है ना। अब ऑलमोस्ट एक जो 30-40 का जो एक सेगमेंट है वो क्रॉस करके 50+ में जा रहा है, तो बेहतर हो जाएगा उसके लिए। जो उसको जो हम नंबर दे रहे हैं वो 50+ से ऊपर अब जाएंगे। तो अब जिस पे इतनी हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और फिर वो मैं आपको बताऊं, लीडर की 3 खुशियात बड़ी काउंट करती हैं। सबसे पहली खुशियात ये होती है कि उसे लीड फ्रॉम द फ्रंट करना हो, वो चीज़ बाबर में है। वो अपनी परफॉर्मेंस से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है और ये बड़ा एतमाद देता है आपको। मेच्योरिटी आएगी वक्त के साथ, वो नहीं आई, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो नहीं आई। ना वो मीडिया हैंडलिंग में, ना वो कैप्टनसी में उस तरह की मेच्योरिटी आई, वो आएगी, वक्त लगेगा। लेकिन जो उसकी पहली और लेकिन जो आखिरी खुसूसियत है वो उसमें है कि वो टीम को अपनी एक 1 यूनिट के तौर पे जोड़ा हुआ है। उसने जितनी भी उसमें कैपेबिलिटीज हैं उनको इस्तेमाल करके टीम को बिखरने से रोका, जिस तरह उसने मात को गले लगाया। इसमें साथ यही एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि कैप्टनसी में आप देखते हैं ना, एक लीडरशिप होती है और एक होता है कि कितना अच्छा बंदा टैक्टिशियन है। लीडरशिप बाबर आजम की बहुत अच्छी है, 100 में से 100 नंबर बाबर आजम को दूंगा मैं लीडरशिप पे। टैक्टिशियन वो शायद उतने अच्छे ना हो, मगर इनका यही अच्छा एक पॉइंट था कि देखिए आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अब उनको आपने डेवलप किया है, वर्ल्ड कप ईयर है, ओडीआई वर्ल्ड कप ईयर में इस तरह के कैप्टनसी के सवालात नहीं होने चाहिए। अब उनको ट्रस्ट करें कि यही वो टीम आगे लेकर जाएं और वर्ल्ड कप जिता कर आएं। ठीक हो गया शाकिब साहब, 1-2 मसले और भी हैं। शायद अफरीदी ने आज फिर सवाल उठा दिया कि एहसानुल्लाह को टीम में होना चाहिए, उनको ना खिलाना ज्यादती है। यार बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें, रमीज राजा भी ये कह चुके हैं। एक लड़का है जिसने पीएसएल की मैसिव परफॉर्मेंस, उस बुनियाद पे आपने उसको टीम में लाए, फिर आपने उसने पागल कर दिया अफगानिस्तान को शारजा में। यकीन माने उसके सामने जब उसकी बॉल यहाँ इस रेंज में आ रही थी तो अफगानियों के लिए बहुत मुश्किल था उसको खेलना। और जिस तरह हम कल सोहेल तनवीर साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बैट्समैन यहाँ आने वाली बॉल से नहीं डरता, बैट्समैन डरता है यहाँ आने वाली बॉल से और स्पेस के साथ। तो एहसानुल्लाह की सबसे बड़ी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसका हाइट है, कितने हाइट से उसकी बॉल आती है और फिर बाउंस बैक कितनी करती है। और वो तगड़ा लड़का है, पहाड़िया है, पठान वैसे ही आपको पता है ज़रा ज़्यादा तगड़े होते हैं। और इस उम्र में भी अगर आप उसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस करते हुए भी बेंच पे बिठाएंगे तो इमेच्योर है ना, वो उसको फील भी करेगा, डिप्रेशन का भी शिकार होगा। तो मेरा ख्याल है उसको बाहर बिठाना उसके साथ जाती है। और एक और बात मैं कहूँगा, उसका जो नेचुरल एसेंस है ना उसके अंदर, जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वो उसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके ख़राब करने की कोशिश ना की जाए, उसके एंगल ना ख़राब किए जाएँ। उसकी लेंथ इतनी अच्छी है कि शायद बड़े बड़े एक्सपीरियंस में नसीम शाह को कितना अरसा होगा खेलते हुए, इसको नहीं पता लेंथ कौन सी मुझे यूज़ करनी है, लेकिन वो आती है वो उसकी सारी कामयाबी उसकी हाइट से बॉल गिरना, उसकी पेस, उसकी लेंथ है। और वो डराएगी इन गोरों को, ये न्यूजीलैंड वालों को आना चाहिए। और शायद अफरीदी ने राइटली कहा कि उसको लाएं। शॉर्ट पिच डिलीवरी, यहाँ से गुजरने वाली बॉल विद द पेस दुनिया के हर बल्लेबाज को तंग करती है। डू यू एग्री और नॉट? जी, और खास तौर पे एहसानुल्लाह का जो वो है ना विप एक्शन के अंदर, वो एक एक्स्ट्रा पेस जनरेट कर जाते हैं जिसकी वजह से वो 150 क्लॉक कर जाते हैं या 152 क्लॉक कर जाते हैं। उसको आप यूटिलाइज करें, क्योंकि देखें इस न्यूजीलैंड की टीम में शायद एक जिमी नीशम के अलावा किसी ने नहीं खेला होगा एहसानुल्लाह। उन्होंने शायद खेल लिया हो, भी को खेला तो शायद खेल लिया हो, मुझे याद नहीं पड़ा। पीएसएल में शायद ऐसा कोई मौका आ गया, उनकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं रही पीएसएल में इतनी ज्यादा। मगर मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि इन आखिरी 2 T20s में उनकी सलाहियतों का हम इस्तेमाल करें और टू शाकिर साहब पॉइंट, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप हमारे प्लान्स में हैं और आप T20 टीम का एक हिस्सा बनेंगे आगे जाकर। एहसानुल्लाह इज वेरी वेरी यंग एंड इमेच्योर। शायद वो उस तरह यंग मत हो, मुझे उनकी उम्र का नहीं पता, मगर कम से कम प्लेइंग फील्ड में जिस तरह एक्सपीरियंस वाइज वो यंग है, बहुत बहुत यंग है और रॉ है।
और उनको मेरे ख्याल से ब्लड करना चाहिए, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है शाकिर साहब, पीसीबी के मुलाजमीन को बोनस मिलता होता था ईदी की तौर हाँ यार, ये बड़ा वैसे अफसोसनाक PCB है। वैसे के मुलाजमीन देखिए, मैं बात को करूंगा नजम सेठी साहब की इस अमल की तारीफ करते हुए कि उन्होंने जो मिलियंस में सैलरीज ले रहे थे उनको कट लगा के खर्चे कम किए पीसीबी के, इट्स गुड। लेकिन जो आपका माली है, जो आपका क्यूरेटर है, ग्राउंड मैन है, सिक्योरिटी में है, गेट कीपर है, इवन जो ऑफिस में काम कर रहा है जिसकी तनख्वाह हज़ारों या चंद लाख में है, उसको उस जो किफ़ायत शहरी मुहिम में उसको ना ख़राब करें। जितनी महंगाई है और ईद ये एक रवायत बनी होती है ना, आप अरसे से हर साल एक रवायत है कि ईद पे बोनस मिलता है, एक सैलरी पीसीबी मुलाजमीन को मिलती है। इस बार उनको 10-10 हज़ार रुपये के, हमें यही बताया गया कि 10-10 हज़ार रुपये से ईदी दे के तनख्वाह दिया गया। पहले पूरा तो जो बोनस गेम मिलता प्लान था, बनाया होता है एक मुलाजमीन ने कि ईद पे हमें मिलेगी, पूरे साल वो इंतजार करते हैं ईद कब मिलेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे, तो वो डिस्टर्ब होता है। तो ठीक है, ऊपर आप जरूर मिलियंस में जो सैलरीज लेते हैं उनकी तनख्वाहें कम क्या करें, बल्कि 2-4 को फारिग भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नीचे जो आपकी बैकबोन है, जो आपका ग्राउंड पे वर्क फोर्स है, उसको जो है वो खुशियां दें और उनकी ईदी खराब ना करें। सर ये क्या चक्कर है? पीसीबी के चेयरमैन साहब तो कहते हैं जी कि हमारा बोर्ड इतना तगड़ा है, हम पीएसएल आने के बाद इतने तगड़े हो गए कि हम इंडिया से भी लड़ सकते हैं, हम एशिया कप में नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, ऊपर से ऑस्टेरिटी मुहिम चलें। ठीक है शाकिर, ठीक कह रहे कि हम वो 15 लाख की सैलरी हमें समझ नहीं आती, उनकी 10 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन जो छोटा वर्कर है वो इस बोनस का इंतज़ार करता रहता है। और वो अब देखें, वो जितने प्लेन्स बनाए थे उस पर जो है ना नजम सेठी साहब ने बिल्कुल उनके प्लेन्स बर्बाद कर दिए 10,000 रुपया बोनस अनाउंस करके। बिल्कुल, और बोनस तो खत्म। आप बोनस नहीं है। ये भी देखें ना कि जिस तरह की इकोनॉमी चल रही है उसमें तो आपको खास ज्यादा और ख्याल रखना चाहिए अपने गरीब तबके। गरीब तबका नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो ये जो सारे आकर काम करते हैं ना, ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर और सारे केयर टेकर ऑफ द ग्राउंड और जो भी ये छोटे मुलाजमीन हैं, इनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इन ये हैं तो हमें टॉप क्वालिटी क्रिकेट मिलती है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनको कॉम्पनसेट बेहतर करना चाहिए था, और खास तौर पे आजकल के इकोनॉमिक क्लाइमेट के अंदर तो ज्यादा शायद करना चाहिए था, ताकि आप मोटिवेट रखें और उनको बताएं कि इस टाइम पे हम आपके साथ हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरा शाकिर साहब, एक और हुआ कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो 5वां T20 आप देखेंगे रावलपिंडी में, उसका जितना भी गेट मनी है वो तमाम तर जो है शाम और तुर्की के जो ज़लज़ला ज़दगान हैं उनको दे दिया गया है। तो ये तो अच्छा, बहुत अच्छा जेस्चर है बिल्कुल। और यकीनन उस मैच से पहले शायद कोई सरमनी भी हो उनके लिए, और यकीनन तुर्की और शाम में जो मुतासरीन हैं वो एन ईद के टाइम पर उनको ऐसा एक जेस्चर पाकिस्तान से, एक ब्रादराना, एक ब्रदरहुड है, इस्लामी अख़वान इस्लाम का भी एक मैसेज है ये। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, हम उसको मुबारकबाद भी देते हैं पीसीबी को। अच्छा जेस्चर है, इसको मैं कहता हूँ अगर इससे भी ज़्यादा हो सकता था कर लेना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें मनी इतनी मैटर नहीं करती जितना जेस्चर मैटर करता है, और ये क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान की शिनाख्त है तो यकीनन इंटरनेशनल स्टोरी भी बनेगी। बिल्कुल शाकिर भी ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता चलूँ, अगर आप ग्राउंड में नहीं जाते तो आप पीसीबी के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, ताकि पीसीबी जो है वो आपके जो पैसे हैं वो गेट मनी में रखे और उसको जो है वो शाम और तुर्की के उन लोगों तक पहुँचाए जिनको इनकी ज़रूरत है। और स्पेशली आगे ईद आ रही है तो ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन चले ये जो हेल्प है वो ईद के बाद होगी। शाकिर भाई साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहराम भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम हुई और पाकिस्तान के जो आज का मैच है उसके हवाले से बात हुई, इसके अलावा एहसानुल्लाह के हवाले से बात हुई, फिर पीसीबी के मुलाजमीन के हवाले से बात हुई। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।